लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। मोहम्मद बौजीजी नाम का एक नौजवान लड़का ट्यूनीशिया के सीदी बाउजिद में अपना परिवार पालने के लिए फलों की दुकान लगाता था। वैसे तो वो एमबीए पास था, लेकिन उसके पिता गुजर गए थे, इसलिए उसे अपने घर का काम करना पड़ा। ऊपर से ट्यूनीशिया में इस कदर बेरोजगारी थी कि उसे दूसरा कोई काम नहीं मिला था। वो फल बेचने पर मजबूर था। इसमें भी कई बार ऐसा होता था कि उसका ठेला जब्त हो जाता था, जिससे कि उसका परिवार भूखे सोने को मजबूर भी होता था। फिर आती है 17 दिसंबर की तारीख। कड़क ठंड भरी सुबह के बीच बुआजीजी फल का ठेला लगा रहा था। तभी फेदिया हमदी नाम की एक लेडी इंस्पेक्टर ने उसका ठेला जब्त कर लिया। वजह बताई गई कि उसके पास म्युनिसिपल ऑफिस का कोई परमिशन लेटर नहीं है। इस थप्पड़ से परेशान होकर बुआजीजी पूरे दिन म्युनिसिपल ऑफिस के चक्कर लगाता रहा, लेकिन फिर भी ना तो उसे उसका ठेला मिला और ना ही उसे कोई परमिशन लेटर दिया गया। इस बात से हताश होकर जब बुआजीजी को कुछ नहीं दिखा तो उसने उसी म्युनिसिपल ऑफिस के सामने खुद को आग लगा दी। इस आग ने वो तूफान खड़ा किया जिसने ट्यूनीशिया में तबाही मचा दी। हजारों लाखों लोग सरकार के विरोध में उतर आए और ट्यूनीशिया के तानाशाह बेन अली को देश छोड़कर भागना पड़ा। ट्यूनीशिया में उस इंस्पेक्टर का वो एक थप्पड़ एक ऐसी चिंगारी थी जिसने मिडिल ईस्ट के देशों में कई धमाके कर दिए। कई तानाशाह इस धमाके में तबाह हो गए। आज जो सीरिया में हो रहा है वो भी इसी चिंगारी से हुआ आखिरी धमाका है। दुनिया ने इस घटना को अरब स्प्रिंग या अरब क्रांति का नाम दिया, जिसने पूरे अरब वर्ल्ड को अपनी चपेट में ले लिया। आज हम इसी अरब स्प्रिंग की कहानी को जानेंगे, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कीवी क्रेडिट कार्ड, जिसमें आप यूपीआई पेमेंट क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। जनरली यूपीआई पेमेंट जो होता है वो सिर्फ फोन पे या पेटीएम जैसी ऐप से होता है, क्रेडिट कार्ड से नहीं होता है। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड से आप यूपीआई पेमेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं और इसमें आपको 5% का कैशबैक भी मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर करिएगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करें उससे पहले जानते हैं कि अरब स्प्रिंग का मतलब क्या है। तो देखिए, अरब स्प्रिंग यानी अरब वर्ल्ड में बसंत का आगमन, जो तानाशाही के अंत और लोकतंत्र की शुरुआत का प्रतीक है। अरब क्रांति मेजरली ट्यूनीशिया, येमेन, सीरिया और बहरीन जैसे देशों में फैला था। इस क्रांति के चलते 4 बड़े तानाशाह का अंत हुआ। एक तो ट्यूनीशिया, जिसकी कहानी मैंने आपको बताई, बाकी की कहानियां आपको आगे पता चल जाएंगी। लेकिन उससे पहले आपको यह भी जानना जरूरी है कि आखिर अरब क्रांति की शुरुआत क्यों हुई। देखिए, अरब वर्ल्ड उस पूरे लैंड मास को कहते हैं जो कि अरबी भाषा बोलने वाले लोगों का समूह है। इसमें नॉर्दर्न अफ्रीका के हिस्सों से लेकर मिडिल ईस्ट के लगभग सभी देश शामिल हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो इसमें कुल 21 देश शामिल हैं और इनकी आबादी 465 मिलियन है। आज के टाइम पर यहाँ की बड़ी आबादी है, जिसने आज से 14 साल पहले इस स्प्रिंग को जन्म दिया था। देखिए, किसी भी देश की युवा आबादी को इकोनॉमी के टर्म में 2 तरह से दिखाया जाता है। पहला, डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि लाभांश। ये वो आबादी है जिसके सहारे कोई देश बड़ी तेजी से तरक्की की सीढ़ी चढ़ सकता है। अगर उस देश के युवाओं को टाइम पर रोजगार मिल जाए या वो कुछ अपने दम पर करने के लायक बना दिए जाएं तो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इसी डेमोग्राफिक डिविडेंड की डेमोग्राफिक एजिंग की स्टेज आती है, यानी कि एक ऐसी जनता जिसके पास कोई काम या रोजगार नहीं है और वो सरकार पर बोझ बन गई है। अब सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो उस जनता का ध्यान रखे। ये बूढ़ी होती आबादी अपना ध्यान रख सके, उसके लिए सरकार का काम होता है कि वो जॉब्स वगैरह क्रिएट करे। 2010 के दौरान अरब वर्ल्ड में यही हो रहा था। हुआ ये कि अरब देशों में बड़े पैमाने पर आबादी बढ़ी, लेकिन 2008 की ग्लोबल मंदी के चलते जॉब्स थी नहीं। जनता को जॉब्स मिले और उसके लिए जरूरी था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जाएं, लेकिन अरब वर्ल्ड की तानाशाही सरकारों ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके चलते हुआ ये कि बेरोजगारी बढ़ती रही और फिर युवाओं को लगने लगा कि इन तानाशाहों को हटाए बिना उनका भला नहीं हो सकता। अच्छा, इन सब के अलावा बड़े पैमाने पर देश में इकोनॉमिक तंगी के साथ साथ भ्रष्टाचार भी था। सरकारी ऑफिसर्स लोगों से मनमानी रिश्वत वसूलते थे, मारपीट करते थे। जो बुआजीजी की कहानी मैंने आपको बताई शुरुआत में, उसमें भी तो यही था। सरकार जनता की सुनने को तैयार ही नहीं थी और इस तरह से शोषण पर ध्यान भी नहीं दे रही थी। अगर ट्यूनीशिया के केस को देखें तो यहाँ पर ऐसी ही सिचुएशन थी। ट्यूनीशिया में बेन अली की तानाशाही कई सालों से चली आ रही थी। इस तरह तानाशाही सरकारों को अमेरिका, चाइना और रशिया जैसे देश भी एक्सटर्नल सपोर्ट देते थे, ताकि इन देशों की सिचुएशन जैसी है वैसी बनी रहे और वो देश बड़ी आसानी से यहाँ के रीजनल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सके।
उनकी पुलिस और उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लोगों को तंग कर रहे थे। रोजगार था नहीं, इसलिए जब बेजीजी ने खुद को आग लगाई तो सबको लगा कि तानाशाह उनकी कभी सुनेंगे ही नहीं। इसीलिए ही जब सोशल मीडिया पर आग लगने के वीडियो वायरल हुए तो बवाल मच गया। अब यहां ध्यान दीजिए, 2010 सोशल मीडिया के शुरुआत का दौर था, इसलिए लोगों के बीच खबरें आग की तरह फैलती थी। ये वो टाइम था जब लोगों के पास पहली बार इंटरनेट का एक्सेस पहुंचा और लोग सोशल मीडिया पर आने लगे। सोशल मीडिया अरब के एरिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नया जरिया था। इस प्लेटफॉर्म से लोगों ने दूर दूर तक अपनी आवाज पहुंचाई। यही वजह है कि बुआजीजी की घटना के बाद बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा हुए और इस प्रोटेस्ट की वजह से ट्यूनीशिया के तानाशाह बेन अली ने 23 साल की सत्ता छोड़ दी। लेकिन दोस्तों, ट्यूनीशिया तो बस एक झांकी थी, इजिप्ट और सीरिया भी बाकी थे। ट्यूनीशिया के बाद इजिप्ट में अरब स्प्रिंग ने प्रोटेस्ट को एक नया आयाम दिया। इजिप्ट के लोग भी 30 सालों से यहाँ के तानाशाह होस्नी मुबारक से तंग आ चुके थे। इसीलिए इजिप्ट की राजधानी कायरो में तहरीक स्क्वायर में लाखों लोग जुटे। देखते ही देखते प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो गया कि तहरीक स्क्वायर इजिप्ट की क्रांति का सिंबल बन गया। आखिर में 24 जनवरी 2011 से शुरू हुए इस प्रोटेस्ट ने इजिप्ट से भी 30 इयर्स की तानाशाही को उखाड़ फेंका और 11 फरवरी 2011 को होस्नी मुबारक को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। फिर यह लड़ाई पहुंचती है बेहद खतरनाक मोड़ पर लीबिया में। लीबिया के तानाशाह थे गद्दाफी। उसने करीब 42 सालों तक लीबिया पर राज किया था। 2011 में लीबिया में भी प्रोटेस्ट शुरू हुए, लेकिन गद्दाफी ने इन आंदोलनों को दबाने के लिए जनता पर हवाई हमले करा दिए। करीब 300 लोगों को इस हमले में अपनी जान गंवानी पड़ी। गद्दाफी के इस कदम को दुनिया ने देखा और गद्दाफी की बहुत निंदा हुई। यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रस्ताव पास करके लीबिया को नो फ्लाइंग जोन बनाया गया और उसके बाद इसमें नेटो इन्वॉल्व हो गया। फिर मार्च से लेकर अक्टूबर तक ये लड़ाई चली। आखिर में 20 अक्टूबर 2011 को गद्दाफी के विरोधियों ने उसे पकड़ लिया और सरेआम उसकी हत्या कर दी। इस तरह से लीबिया में भी तानाशाही का अंत हो गया। फिर ट्यूनीशिया, इजिप्ट और लीबिया से होते हुए ये आग सीरिया भी पहुंचती है। सीरिया के लोगों के मन में क्रांति का ख्याल आया। यहाँ बशर अल असद की सरकार थी और उनका परिवार पिछले करीब 50 से भी ज्यादा सालों से सत्ता में था। 15 मार्च 2011 को सीरिया के डेरा में आंदोलन शुरू होता है। इस आंदोलन में हिंसा भड़कती है क्योंकि सीरिया की सरकार ने आर्मी का इस्तेमाल करके आंदोलन को दबाने की कोशिश की। इसके चलते आंदोलन और भी तेज होता है, लेकिन जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता है वैसे वैसे उसे दबा भी दिया गया और आखिर में सरकार के विरोधियों ने बशर की सेना के खिलाफ हथियार उठा लिए। इसके चलते हजारों विद्रोही ग्रुप सीरिया में उठकर खड़े हो गए, लेकिन बशर की सरकार फिर भी बच गई। हालांकि इस आंदोलन ने लोगों के मन में जो उम्मीदें जगाई थी वो इस साल जाकर पूरी हुई। साल 2024 के दिसंबर में आखिरकार बशर अल असद को इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़कर भागना पड़ा। खैर, सीरिया के बाद यमन में भी अरब क्रांति फैलती है और जनवरी 2011 में 33 साल पुरानी अली अब्दुल्ला सालेह के खिलाफ आंदोलन शुरू होता है। यह आंदोलन करीब 1 साल तक चलता है और 27 फरवरी 2012 में अली अब्दुल्ला सालेह को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। फिर यह आंदोलन पहुंचता है बहरीन। 14 फरवरी 2011 को बहरीन में हजारों लोग सड़कों पर निकल आए। कई हफ्तों तक प्रदर्शन चलता रहा। बहरीन में प्रोटेस्ट के पीछे की शिया कम्युनिटी का हाथ था, जो अपने लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग कर रहे थे। हालांकि यहाँ के सुन्नी नेताओं ने सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से मदद लेकर इस विद्रोह को दबा दिया था। यानी बहरीन में जो क्रांति है ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। अब दोस्तों, ये विद्रोह और बड़े पैमाने पर होता और शायद दूसरे देशों पर भी इसका असर भी होता। अरब स्प्रिंग इतनी बड़ी घटना थी कि सऊदी अरब और यूएई जैसे बड़े राजतंत्र भी उस टाइम पर घबरा गए थे। यही वजह है कि दूसरे देशों की राजतंत्रों ने इस आंधी के अपने देश में पहुंचने से पहले ही जितने भी जरूरी सुधार थे वो कर लिए थे। अब यह बेहद बड़ी घटना थी। लोकतंत्र का प्रसार बहुत तेजी से हो रहा था, उसकी मांग बहुत ज्यादा तेज थी। लेकिन अगर आप सवाल पूछेंगे कि इस क्रांति से क्या अरब वर्ल्ड के हालात बदल गए, तो जवाब होगा नहीं। मोटे तौर पर यह क्रांति फेल हुई। आज के दौर में पूरा मिडिल ईस्ट और उसके साथ अरब देश हिंसा में और अस्थिरता में झुलसे हुए हैं। अरब क्रांति की वजह से सिर्फ ट्यूनीशिया ही एक ऐसा देश निकला जहां लोकतंत्र की बहाली हुई। बाकी सभी जगहों पर हाल बद से बदतर हो गए। इस आंदोलन के बाद इस्लामिक कट्टरता हावी हो गई, जिसके चलते अरब दुनिया में इस्लामिक स्टेट यानी ISIS जैसे बहुत खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप्स का उदय होता है। ट्यूनीशिया को छोड़ दें तो इजिप्ट में बहुत दिनों तक लोकतंत्र बना नहीं रह पाया और वापस सेना का कब्जा हो गया।
तब से लेकर आज तक इजिप्ट में लोकतंत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। सीरिया और यमन में सालों तक सिविल वॉर चलती रही और लोकतंत्र बहाल नहीं हो पाता है। अरब क्रांति के फेल होने के पीछे दोस्तों वैसे तो कई वजह हैं, लेकिन एक बड़ी वजह है यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज का इंपैक्ट होना। देखिए, आपको पता है कि अरब के देशों के पास बड़े पैमाने पर ऑयल रिसोर्सेज हैं और यूरोपियन देश इस क्षेत्र के तेल में हमेशा दिलचस्पी दिखाते आए। जब लोकतंत्र की मांग उठी तो इन देशों को लगा, यानी यूरोपियन देशों को लगा कि अब इन्हें ऑयल के लिए देश की चुनी हुई यानी डेमोक्रेटिक सरकार से डील करना पड़ेगा, जो कि वेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। इसलिए वेस्टर्न वर्ल्ड ने अरब वर्ल्ड में इस मूवमेंट को खत्म करने के लिए बहुत सपोर्ट किया। इन सब वजहों से अरब स्प्रिंग की लोकतांत्रिक लड़ाई जल्दी ही शिया सुन्नी की लड़ाई में बदल दी गई और लोकतंत्र चाहने की इच्छा जो है वो कहीं पीछे रह गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो अरब क्रांति ने बड़े पैमाने पर तानाशाहों को कुर्सी से हटाने का काम तो किया, लेकिन फिर भी बराबरी के वो अधिकार ये क्रांति नहीं हासिल कर पाई जिसके लिए लोकतंत्र की स्थापना होती है। हालांकि सीरिया में अभी फिर से जो क्रांति हुई लेटेस्ट, उस क्रांति ने आंदोलन को फिर से बल दिया है, लेकिन ये आंदोलन वहाँ कितने दिन टिकता है और लोकतांत्रिक सरकार कितने दिन चलती है, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी अरब स्प्रिंग की, जिसने मिडिल ईस्ट की जड़ों को हिला दिया था। अब आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.